अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां पर हमारे मुल्क के नौजवान कानूनी या गैर कानूनी तौर पर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जिसकी तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसके साथ साथ इस मुल्क में कई खूबसूरत मकामात भी हैं जिनको देखने के लिए हर साल करोड़ों की तादाद में विजिटर इस मुल्क की तरफ अपना रुख करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क की सैर पर ले जा रहे हैं जिसे ग्रीस, ग्रीक और यूनान के नाम से भी जाना जाता है और इस मुल्क का ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है। इस मुल्क का टोटल रकबा 1,31,957 मुरबा किलोमीटर है जो पूरी दुनिया में बड़े ममालिक में 97वें नंबर पर आता है। यूनान के बारे में एक और हैरान कुन फैक्ट ये है कि इस मुल्क के 80% रकबे पर पहाड़ फैले हुए हैं। यूनान की टोटल आबादी 1,33,408 अफराद पर मुश्तमिल है जो पूरी दुनिया की टोटल आबादी का 12% बनता है। 2023 में किए गए सर्वे के मुताबिक यूनान की 80% आबादी शहरों में जबकि बाकी 20% देहातों में रहती है और इस मुल्क का कैपिटल एथेंस है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। एथेंस का टोटल रकबा 39 मुरबा किलोमीटर है और इसकी टोटल आबादी 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर का नाम इनकी देवी एथेंस के नाम पर रखा गया और इस मुल्क की 1/3 आबादी इस शहर के अंदर रिहाइश पजीर है। एथेंस की रिकॉर्ड शुदा मालूमात के मुताबिक ये शहर 3,400 साल पुराना है। यूनान के बारे में एक और दिलचस्प हक़ाइक़ ये है कि ये मुल्क 6,000 से ज़ायद मुख्तलिफ जज़ायर का घर है जबकि इनमें से सिर्फ 227 जज़ायर पर ही अवाम रिहाइश पजीर है। इनमें हर जजीरे की एक अपनी मुनफरिद सकाफत और अलग ही कुदरत के मनाजिर है जिनको देखने के लिए लाखों की तादाद में विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। यूनान दुनिया के सनीयस्त मकामात में से एक है। MSN वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में हर साल 300 दिन धूप निकली रहती है। यूनान में ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स यानी क्रिश्चियन है। 2015 से 2017 के सर्वे के मुताबिक यहाँ की 80 से 90% आबादी ईसाई है जिसकी बिना पर इस मुल्क का सरकारी मजहब क्रिश्चियन है, जिनमें से 2% मुस्लिम जबकि बाकी मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं। 2006 में कई मुसलमानों की कोशिशों की वजह से इस मुल्क में पहली दफा मस्जिद बनाने की इजाज़त मिली जिसकी बिना पर इस मुल्क में अब कई मसाजिद तामीर की जा चुकी हैं। यूनान में लोग काफ़ी हद तक तालीम याफ्ता होते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 से 15 साल की उम्र तक तालीम हासिल करना लाजमी होता है जिसकी बिना पर इस मुल्क का एजुकेशन इंडेक्स 96% है जो पूरी दुनिया में 27वें नंबर वाला तालीम याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क के अंदर लड़के 94% जबकि लड़कियाँ 96% तालीम हासिल करती हैं। इस मुल्क में जुलाई 1973 के आखिर में बहुत बड़ी साजिश ने बड़ी अक्सरियत से यूनान के 1933 के आयन की मुखालफत की जिसके तहत यहाँ पर बादशाही हुकूमत खत्म कर दी गई और फिर इस तरह यूनान पूरी दुनिया में सबसे पहला जमहूरी हुकूमत कायम करने वाला मुल्क बन गया। इस मुल्क के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने इस जमहूरी हुकूमत के आयन को अपनाया जिनमें हमारा अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। यूनान अपनी खूबसूरती की वजह से भी पूरी दुनिया में मोस्ट विजिटिंग कंट्रीज में से एक है और शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मुल्क की टोटल आबादी 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है जबकि यूनान में हर साल 1,50,00,000 के करीब विजिटर सैर व तफरीह के लिए आते हैं और अगर आप एक बार इस मुल्क की खूबसूरती को देख लें तो वापस जाने का आपका दिल नहीं करेगा। यूनान पाकिस्तान से 4,000 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इस मुल्क का टाइम जोन पाकिस्तान के टाइम जोन से 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क का डायलिंग कोड जमा 30 है और इसके कॉलिंग नंबर में टोटल 12 हिस्से आते हैं। इस मुल्क को सिकंदर आज़म ने फतह किया था और बरसगीर से लेकर यूनान तक इन्हीं की हुकूमत थी लेकिन इन्हीं दिनों में सिकंदर आज़म वफात पा गए और इनके बाद सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। यूनान का जोग्राफियाई इलाका भी काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये मुल्क एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 इलाकों में आपस में बामी राब्ते का वाहिद जरिया है। इन्हीं वजूहात की बिना पर आप लोगों ने कई दफ़ा सुना होगा कि फलाह कश्ती यूनान के करीब समुंदर में जाकर डूब गई। दर हकीकत यूनान की हुकूमत इन कश्तियों को तबाह कर देती है क्योंकि इन कश्तियों में ज़्यादातर लोग गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर यूरोप जा रहे होते हैं लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी किसी मुल्क में जाएं तो वहाँ पर लीगलाइज तरीके से जाएं। पूरी दुनिया में ओलंपिक की बर्थ प्लेस भी यूनान है। इसके बारे में आपको कुछ मालूमात देते चले। ओलंपिक को शुरुआत में ओलंपस कहा जाता था जिसे यूनानी लोगों ने अपने देवता ज़्यूस के पहाड़ माउंटेन ओलंपस के नाम पर रखा। शुरू में इसे फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता था और बाद में बादशाहों ने इसे अपने सिपाहियों को फिट रखने के लिए लगवाते थे ताकि सिपाही जंग में अच्छी तरह से लड़ सके और उस वक्त जीतने वाले को कोई इनाम नहीं मिलता था। ओलंपस में खवातीन के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर कोई खातून पकड़ी
جاتی تو اسے اولمپس کے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اولمپک نے پوری دنیا میں اپنی اہمیت حاصل کی اور آج کل اولمپک پوری دنیا میں سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے۔ یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح اس ملک میں بھی فٹ بال کو لے کر ایک الگ ہی کریز ہے، جو یہاں کے نوجوانوں کی پسندیدہ گیم ہے، جس کی بنا پر اس ملک کی نیشنل گیم فٹ بال ہے۔ اس ملک میں فاسٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ سبزیاں کھانے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ سبزیوں کے اندر ان کے پرانے لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ اس ملک کی آفیشیل زبان یونانی ہے، جبکہ اس ملک میں ترکش بھی بولی جاتی ہے، جو یہاں پر بلغارین اور مسلم کمیونٹی والے لوگ بولتے ہیں۔ اگر آپ یونان میں گھومنے جائیں تو وہاں پر سینٹورینی کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ سینٹورینی کا ٹوٹل رقبہ 76 مربع کلومیٹر ہے اور 2023 میں کیے گئے سروے کے مطابق یہاں کی ٹوٹل آبادی 30,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ آئرلینڈ کا ایک جھرمٹ ہے جو بڑے بڑے آتش فشاں کا گڑھ ہے۔ یونان بھی یورپ کنٹریز میں آتا ہے، اس لیے اس ملک کی کرنسی بھی یورو ہے، جو کہ پاکستان کے 310 روپے بنتے ہیں۔ اس ملک کی جی ڈی پی $217 بلین پر مشتمل ہے اور اس ملک کا جی ڈی پی پر کیپٹا $20,867 پر مشتمل ہے، جو پوری دنیا میں 54 نمبر پر سٹرونگسٹ جی ڈی پی ہے۔ اس ملک کی جی ڈی پی کا 70% حصہ سروس سیکٹر سے، 16% حصہ انڈسٹریل ایریا سے، جبکہ 4% حصہ زرعی شعبے سے آتا ہے، جبکہ باقی 10% حصہ مختلف قسم کے میٹیریل کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے سے آتا ہے۔ یونان کے لوگوں کی ایوریج لائف 82 سال ہے۔ اس ملک میں ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر مردوں کی اوسط عمر 80 سال جبکہ خواتین کی 85 سال ہوتی ہے۔ 2023 میں یونان کے اندر کیے گئے سروے کے مطابق اس ملک میں 60,000 کے قریب پاکستانی لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یونان میں جا کر پاکستانی لوگ 16% زراعت کے شعبے میں، جبکہ باقی 74% انڈسٹریل شعبے اور ہوٹلز وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ ان جگہوں میں پاکستانی لوگوں کی سیلری 850 یورو سے 1,000 یورو تک ہوتی ہے، جو پاکستان کے 3 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں مہمان نوازی یونانی لوگوں کی مشہور ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ چاہے کوئی وزٹر ہو یا غیر ملکی، یونانی لوگ دل کھول کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کو دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ مہمان نواز ہونے کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔